morning, dear students. Last time we have studied about categories of classification, that is different taxon of the classification. Today we are moving towards the last point of this chapter, that is taxonomical aids. Fine. So what do you mean by taxonomical aids first of all? Dear students, if we want to study a different organism planet present on this planet, obviously we must have some references. Okay, अगर हमारे पास past का कोई knowledge नहीं है, अगर हमारे पास कोई reference नहीं है, तो how it can be possible that we can classify a newly observed organism? तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ provision होना चाहिए, and these provisions are known as taxonomical aids. Okay, यहाँ पे taxonomical, that means obviously based on the classification criteria, and aids, okay, that means the things which can help us. Okay, तो यहाँ पे आपके सामने slide में you can observe 9 different taxonomical aids. Okay, 9 different taxonomical aids you can observe. You can see number 1 herbarium, number 2 botanical gardens, number 3 zoological parks, 4 museum, 5 key, then 6 flora, 7 manuals, then 8 monograph, and the last and 9th one is catalogs. So one by one we are going to study about all these different taxonomical aids. All these 9 friends, you can say these are the friends of any taxonomist. Okay, मतलब जो ऐसे researchers हैं या ऐसे जो students हैं जो प्लांट या एनिमल क्लासिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं, उन सबके लिए ये जो है हर्बेरियम से लेके कैटलॉग तक ये बहुत उनको हेल्प करते हैं. हाउ दे आर हेल्पिंग एंड ऑल्सो हाउ दे आर हेल्पिंग द कॉमन मैन, मतलब जिसको बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है, साइंटिफिकली वो पढ़े नहीं है इतना बायोलॉजी, लेकिन फिर भी वो उनको हेल्प कैसे करते हैं उसके बारे में हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं. फाइन. So the first one, that is herbarium. Okay, so herbarium is a taxonomical aid. You can see over here definition में लिखा है कि herbarium जो है it is a storehouse or you can say repository of plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets and are arranged according to universally accepted classification. तो हर्बेरियम के बारे में आपको यहाँ पे ये बताया गया है. तो पहले हर्बेरियम वर्ड को थोड़ा हम अपने हिसाब से स्टडी करेंगे. हर्ब का जनरल एक मीनिंग रहता है प्लांट्स. ओके, तो ये जो हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, उसको स्टडी करने के लिए, मतलब अगर आप हर्बेरियम को स्टडी कर रहे हैं तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम होना चाहिए, नॉट एनी एल्स. ओके, उसके अलावा बाकी के जो 4 किंगडम हैं वो यहाँ पे नहीं आने वाले हैं. तो प्लांट को स्टडी करने के लिए हर्बेरियम आपको कैसे हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है इट इज अ स्टोर हाउस. इट इज अ स्टोर हाउस दैट इज रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट्स. प्लांट के स्पेसिमेंट्स आप कलेक्ट करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, एनीबडी, आप भी घर पे भी कर सकते हैं. ओके, वी आर गोइंग टू ड्राई. अब ड्राइंग कैसे करना है, तो शेड ड्राई, यू हैव टू शेड ड्राई, सनलाइट में ड्राई नहीं करना है. ओके, शेड ड्राई उसको करना है. यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स इन पेपर शीट एंड उसको ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देना है. ओके, देन इट शुड बी प्रेस्ड. ओके, उसके ऊपर प्रेशर भी आपको देना है. ओके, सो इट शुड बी प्रेस्ड, ड्राइड, प्रेस्ड एंड देन प्रिजर्व्ड.
ऑन शीट्स, ओके, फिर उसको कार्ड शीट के ऊपर आपको चिपका देना है, ओके, एंड यू हैव टू प्रिजर्व इन दैट ओनली वे and are arranged according to the universally accepted classification. तो universally accepted classification का मतलब क्या है? Obviously we are dealing with plants only. तो ICBN International Code for Botanical Nomenclature, इसके जो rules है उसके हिसाब से आपको उसको classify करना है. Herbarium sheets are labeled विथ इंफॉर्मेशन. अब सिर्फ आपने प्लांट को ड्राई किया, उसको प्रेस करके ड्राई किया, उसको प्रिजर्व भी किया शीट के ऊपर चिपका के, और आपने उसको एक कपबोर्ड में रख भी दिया, उससे किसी और को क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? ऑब्वियस है, आपको ही पता होगा कि आपने कब ये प्लांट सिलेक्ट किया था, कहाँ से सिलेक्ट किया था, एज वेल एज हाउ in which conditions you have identified it, okay, that you only know. But our thing is you have to make aware people as well as आपके बाद में जो काम करने आने वाले हैं रिसर्चर्स या जो भी और स्टूडेंट्स इन फ्यूचर आने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा प्लांट है, कहाँ से कलेक्ट किया था, किसने कलेक्ट किया था, कब कलेक्ट किया था? सो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. कौन से डेट पे आपने उसको कलेक्ट किया था, कौन सी जगह से कलेक्ट किया था, देन इंग्लिश लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स ऑफ द प्लांट. इंग्लिश नेम, उसका कॉमन इंग्लिश नेम जो भी है दैट यू हैव टू मेंशन. उसका लोकल नेम, जहां से आपने कलेक्ट किया है वहां पे उसको किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो भी आपको वहां पे मेंशन करना है. एंड ऑब्वियसली द यूनिवर्सल नेम, दैट इज द साइंटिफिक नेम और बॉटनिकल नेम यू कैन से, that you are supposed to mention on the this particular sheet, as well as the family of the plant. आपने देखा अभी classification में Convolvulaceae family, family of the plant you are supposed to mention, as well as मेहनत आपने की है, you have identified this particular plant, you have collected, okay, तो obviously collector's name also should be written, okay, मतलब किसने collect किया है वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा. नाउ ये सब लिखने की जरूरत क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, सपोज यू हैव कलेक्टेड अ प्लांट, यू हैव ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन द शीट, यू हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग, ओके, एंड आपने उसको वहां पे सबमिट भी कर दिया आपके स्कूल में. इन फ्यूचर मुझे अगर जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करूंगा, वो कपबोर्ड ओपन करूंगा, वहां से मुझे जो भी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं वहां से निकाल के उस शीट को चेक करूंगा, वहां पे आपका नाम भी लिखा हुआ है. सो आई विल ट्राई टू कांटेक्ट यू, ओके, आपने किस कंडीशन में कलेक्ट किया, कहाँ पे मिला था, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, भले ही आपने वहां पे मेंशन किया है, देन ऑल्सो आई कैन अप्रोच यू, ओके, मतलब एक ये भी बेनिफिट हो सकता है. दूसरा, उसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन पूरा वहां पे आपने मेंशन किया, उसके कैरेक्टर्स वहां पे मेंशन किए, सो इट विल बी प्रेटी मच इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लांट, ओके. तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला है, ओके. इट इज जस्ट लाइक अ म्यूजियम ऑफ द प्लांट्स, ओके, अ म्यूजियम ऑफ द प्लांट, आप उसको हर्बेरियम को ऐसे भी बता सकते हैं. हर्बेरियम बनाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ यू आर स्टडिंग अ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब अगर आप एंजियोस्पर्म पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको उसकी फ्लावर वाली ट्विग को प्रिजर्व करना रहेगा, ओके. ये एक रूल है, okay. Whenever you are studying an angiosperm, means you can say a flowering plant, at that time you are supposed to preserve a flowering twig, okay. The reason is flowering plant में हम जो भी character study करते हैं वो actually उसमें उसके flower के जो patterns है, flower का जो arrangement है, okay, उसके ऊपर भी बहुत सारा dependence रहता है, and that's why flowering twigs are being most important. So you can observe over here. This is a herbarium sheet of a flowering plant. You can observe over here, यहाँ पे कुछ information लिखी हुई है, right? So the thing is, यहाँ पे कुछ information लिखी हुई है, okay? So anybody can read it, anybody can understand, okay? And it is being a specimen. Suppose ऐसा भी हो, in future अगर वो plant वहां से extinct हो चुका है, ओके, अब वहां पे वो प्लांट है ही नहीं आफ्टर सम ऑफ द इयर्स, देन ऑल्सो
यू कैन हैव एन आइडिया कि कुछ साल पहले यहाँ पे कौन से प्लांट होते थे, अगर आपने उस एरिया का हर्बेरियम वहां पे प्रिजर्व किया है तो। ओके, सो इन दैट वे हर्बेरियम्स आर बीइंग वन ऑफ द गुड taxonomical aids, okay, to understand, to research out the things, okay। और ऐसे ही जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में अलमारीज में रखा गया है सभी हर्बेरियम्स को। सो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो कीप योर ओन हर्बेरियम, you can prepare your own herbarium, okay, fine। Then that way you can preserve, again this is a flowering twig, okay, तो ऐसे उसको प्रेस करके रखते हैं, fine। See, this is also one of the example, fine। Now the next one is a botanical garden, okay। तो botanical gardens में ये बहुत बार विजिट किए भी होते हैं हमने। तो बॉटनिकल गार्डन्स क्या है, तो बॉटनिकल गार्डन्स आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, ये सिर्फ वो अम्यूजमेंट पार्क्स के जैसे नहीं है। दीज आर द स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फॉर रेफरेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, ओके। तो बॉटनिकल गार्डन में आपको ये बेनिफिट होता है, ओके। सिर्फ सच ऐसे ही गार्डन नहीं बना दिए गए हैं बॉटनिकल गार्डन्स, लेकिन एक्चुअली ये रेफरेंसिंग के लिए यूज होते हैं एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज होते हैं। अब बॉटनिकल गार्डन वर्ड अगर जब हमने यूज किया तो ऑब्वियसली वहां से हमें पता चल जाना चाहिए कि वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, ओके। ईच प्लांट इज लेबल्ड विथ इट्स बॉटनिकल नेम एंड फैमिली, ओके। तो ये प्लांट्स जो भी हैं उनको स्पेशली बॉटनिकल गार्डन्स में लेबल किया जाता है विथ इट्स बायोलॉजिकल नेम, दैट इज इट्स साइंटिफिक नेम, as well as the common name, as well as the English name and the family it is this particular plant is representing, okay। so इतना लेबलिंग वहां पे उसके स्टैम्प पे किया जाता है, ओके। एक बोर्ड वहां पे लगाया जाता है, so anybody can identify, okay। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ में एक ऐसा ही बॉटनिकल गार्डन दिख रहा है, दैट इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ओके। ये इंग्लैंड में है। यहाँ पे ऑलरेडी यू कैन ऑब्जर्व सम फेमस बॉटनिकल गार्डन्स, ये नीट क्वेश्चन हो सकता है। सम फेमस बॉटनिकल गार्डन्स, उसमें इंग्लैंड का जो है दैट इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू, क्यू इज द नेम ऑफ अ सिटी, ओके। ऐसे ही हमारे भारत में भी हैं बॉटनिकल गार्डन्स, उसमें एक है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत अच्छा एक स्कल्पचर भी आपको दिख रहा है, ओके। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा का ये पिक्चर है, ओके। ये कहाँ पे, हावड़ा मतलब नियर अबाउट कोलकाता, दैट इज इन बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओके, फाइन। और ऐसे ही इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में है, दैट इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ऐसे इंडिया में यहाँ पे, भारत में यहाँ पे सिर्फ दो यहाँ पे मेंशन किए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो है। ये NBRI दैट इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ की फोटोग्राफ है, फाइन। अब ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ दो ही बॉटनिकल गार्डन है, बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के भी बॉटनिकल गार्डन्स हैं, फाइन, विथ रिस्पेक्ट टू देयर पर्पस, ओके। ऐसे सबने, ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने खुद के बॉटनिकल गार्डन्स भी डेवलप किए हुए हैं, ओके। जैसे जोधपुर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्पाइसेस पे काम करता है, सिर्फ मिर्च मसाले पे, स्पाइसेस पे काम करता है। तो उनका जो इंस्टीट्यूट है नेशनल स्पाइसेस रिसर्च सेंटर, तो उन्होंने सिर्फ बॉटनिकल गार्डन ऐसे प्लांट्स के लिए बनाया जो स्पाइसेस है, ओके। ऐसे ही सीडिया, ये जो लखनऊ में है सी में पार करके एक और भी, तो मेडिसिनल प्लांट्स पे वो लोग काम करते हैं, तो उन्होंने अपना मेडिसिनल प्लांट का बॉटनिकल गार्डन डेवलप किया हुआ है, राइट। सो इट डिपेंड्स, लेकिन यहाँ पे दो मेंशन किए गए हैं इंडिया में, दैट इज IBG, दैट इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन वेस्ट बंगाल हावड़ा, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट present in Lucknow, Uttar Pradesh, okay। NBRI, it is the abbreviated form,
ऑफ दिस। तो बेनिफिट्स क्या है किसी भी बॉटनिकल गार्डन के? सीधी बात है, ये बॉटनिकल गार्डन रिसर्च पर्पस के लिए तो काम आते ही हैं, तो जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत अच्छा गिफ्ट है ये। बट दूसरा भी इसका एक पर्पस है, जैसे हम जोलॉजिकल पार्क्स में जाते हैं, अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में आना ही वाला है, तो हम वहाँ पे एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही बॉटनिकल गार्डन्स में हम डिफरेंट तरह के प्लांट्स को देखने जाते हैं। ओके, वहाँ पे ऑब्वियसली सभी को अलाउड है टू विजिट। ओके, वहाँ पे आप बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं। ओके, जैसे NBRI है लखनऊ में, तो भारत में जितने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे वो कोस्टल एरिया के हैं, हिमालयन रेंज के हैं, वेस्टर्न घाट के, किसी भी एरिया के, डेजर्ट्स के हैं, भारत में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी वहां पे प्रिजर्व किए गए इन द लिविंग फॉर्म। मतलब आप एक ही जगह में पूरा प्लांट्स का भारत दर्शन वहां पे कर सकते हैं। तो अगर कोई विजिट करता है तो उसको पता चलेगा अबाउट द एनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी। तो नेचर के साथ उसका रिलेशन बढ़ाने के लिए भी, मतलब टू मेक पीपल अबाउट एनवायरमेंट एंड नेचर एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके, टू कंजर्व द नेचर, मतलब ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कॉमन मैन की, वो भी यहाँ पे समझाई जाती है। ओके, वो यहाँ से देख के भी वो लोग समझ सकते हैं। सो दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ बॉटनिकल गार्डन। ओके, फिर बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हम लोगों ने देखे ही होते हैं बहुत बार। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंसिंग। ओके, तो जैसे बॉटनिकल गार्डन अभी हमने ऑब्जर्व किया, तो इट वाज अ लिविंग, ओके, वहां पे सभी प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में भी आगे आने वाला है, तो वहां पे भी एनिमल्स सर्वाइव्ड फॉर्म में है, लिविंग फॉर्म में है। लेकिन जैसे हमने हर्बेरियम देखा, प्लांट की ट्विग हमने प्रिजर्व की है, तो ऑब्वियसली वो डेड फॉर्म में है, वो लिविंग फॉर्म में नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स का मतलब क्या है? कोई भी चीज, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, लेकिन उसको वहां पे हम डेड फॉर्म में, वहां पे उसको हम डेड फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं। ओके, फाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, ये सारे प्लांट के स्पेसिमेंट्स हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ हर्बेरियम भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर द हर्बेरियम्स। ओके, तो और कुछ स्पेसिमेन यहाँ पे आप बॉटल में भी देख सकते हैं, राइट। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम में ऐसे आप डेट फॉर्म में प्लांट को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। इन द सेम वे यू कैन सी हियर बर्ड्स का यहाँ पे म्यूजियम है। तो इन ये सारे बर्ड्स पहले लिविंग फॉर्म में ही थे, लेकिन इनकी डेथ के बाद इनको ऐसे प्रिजर्व किया गया है। ओके, ऑब्वियसली सब मेडिकेशन यहाँ पे इनका किया गया है, सो यहाँ पे डीकेइंग ना हो। ओके, ये सारे डेड बॉडी सड़ ना जाए। ओके, उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविजन होता है। ओके, सो एनीबडी कैन विजिट दिस टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। तो यहाँ पे भी करना वही है, एंड दीज आर ऑल्सो ओपन रिपोजिटरीज फॉर कॉमन मैन। यहाँ पे भी लोग विजिट कर सकते हैं। ऐसे बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हमारी बायोलॉजी के लैब में भी रहते हैं। ओके, ऐसे स्पेसिमेंस जो भी हैं वो बायोलॉजी की लैब में रहते हैं। 11th-12th में भी आप जो भी स्टडी करेंगे उसमें बहुत सारी जगह पे ऐसे स्पेसिमेंस को आपको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दिस बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर आल्सो यूजफुल टू स्टडी द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिमेंस। वहाँ पे भी उनका क्लासिफिकेशन बताया गया होता है, as well as their scientific name and common name and English name have been also explained, okay, at the same location. Fine, so anybody can study. Fine. Okay, म्यूजियम में होता क्या है? So a museum contains specimens preserved in pre-preservative solutions in कंटेनर्स और जार्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेनर्स या जार्स में, नलवारी में भी आप देख सकते हैं, सभी जार में ही स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए हैं। ओके, तो उसको प्रिजर्व किया जाता है किस में? तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। ओके,
dried specimens of the plants and animals are also used over here, okay, to prepare a biological museum. Dried specimen अगर plant के हैं तो obviously वो herbarium sheet ही है यहाँ पे, you can observe over here. यहाँ पे plants के बारे में you can see over here, ये फंगस के ड्राइड स्पेसिमेंस है, डिफरेंट टाइप के फंजाई है ये, ओके, मशरूम के वेराइटीज हैं और इन सभी मशरूम के वेराइटी को यहाँ पे ड्राई करके प्रिजर्व किया गया है. Insects preserved in the insect boxes after collecting, killing and pinning. Okay, तो इंसेक्ट को भी यहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है सबसे पहले, फिर उनको कील किया जाता है, लेकिन कील ऐसे करना है कि उनका कोई बॉडी पार्ट वहाँ पे डैमेज ना हो, बिकॉज जो भी इसको ऑब्जर्व करने वाला है उसको अच्छे से उसके फुल बॉडी का मॉर्फोलॉजी दिखना चाहिए. ओके, देन वी आर सपोज टू पिन देम इन अ पर्टिकुलर insect box. So you can observe over here a beautiful museum, a box having a collection of different varieties of the butterfly having different wing shades and patterns. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं and उसको वहाँ पे आप study भी कर सकते हैं. Fine. Stuffed larger animals killed like birds and animals. तो large animals को वहाँ पे क्या किया जाता है, तो उनको स्टफिंग करके वहां पे रखा जाता है. उनका बॉडी का एक्चुअल साइज, शेप एंड अपीयरेंस, एवरीथिंग शुड बी अंडरस्टूड बाय अ विजिटर. ओके, so you can see over here this preservation of a mammoth, as well as you can observe here preservation of the birds in their actual size. Okay, collection of animal skeletons also there. Okay, so you can observe the collection of animals, right, like यहाँ पे human के skeletons है, ऐसे कुछ और animal के भी यहाँ पे elephant के skeleton आपको देख सकते हैं, right. So these are the collection of the animals also skeleton form में. तो आप देख सकते हैं variety. Okay, पूरा का पूरा organism जैसे था उसको solution में preserve कर सकते हैं, या तो आप उसको dry करके preserve कर सकते हैं. इंसेक्ट जैसे जो एनिमल्स है उसको आप कलेक्ट करके, कील करके उसको बॉक्सेस में प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, एज वेल एज आप एनिमल्स जो हैं के ओरिजिनल फॉर्म में जो दिख रहे हैं ऐसे ही फॉर्म में उसको दिखाने के लिए आप उसके अंदर स्टफिंग करके उसको बर्ड्स एनिमल्स को आप प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, एज वेल एज आप किसी भी एनिमल के स्केलेटन को भी वहां पे प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द रेंजेस ऑफ अ बायोलॉजिकल म्यूजियम. क्या क्या आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं ना बायोलॉजिकल म्यूजियम. Now the next one is a zoological park, जिसको सभी ने ऑब्जर्व किया ही हुआ होता है अपनी लाइफ में, कभी ना कभी तो म्यूजियम को हमने स्टडी किया है, देखा है. सर एज एन अम्यूजमेंट पार्क हम वहां पे हम घूमने भी गए होंगे. सो दीज आर द लाइव रिपोजिटरीज. ओके, जैसे बॉटनिकल गार्डन प्लांट्स के लिए लाइव रिपोजिटरीज है, ऐसे ही जोलॉजिकल पार्क्स और जूस यू कैन से इन शॉर्ट. So these are the places where live wild animals are kept in protected environments under human care. Okay, it helps to learn about their food habits and behaviors. तो जो लोग स्टडी करते हैं वो तो उनके फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते ही हैं, लेकिन हम क्या उनकी वहां पे स्टडी करने जाते हैं? नहीं. एज अ कॉमन मैन अगर कोई वहां पे जाता है तो दे आर जस्ट गेटिंग प्लीज टू ऑब्जर्व दिस ऑर्गेनिजम्स. ओके, उनको मजा आता है वहां पे इन सबको देख के. तो पर्पस क्या है, ये मजा लाने का पर्पस क्या है? सो ऑब्वियसली अ कॉमन मैन जिसको बार बार वो जंगल में जाने वाला नहीं है इन सभी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देखने के लिए, इट इज नॉट पॉसिबल, और सभी को ऑब्जर्व करना भी पॉसिबल नहीं है. So it is a good place to keep all this on animals and birds at a single location. Okay, so that a common man can study. Okay, as well as the common man can get idea about the enormous biodiversity present on this planet. Okay, उसको ये भी पता चलना चाहिए कि wild animals कितने तरह के हो सकते हैं और उनका importance क्या है. Okay, so that they can try to preserve them. Okay, they can get particular responsibility by observing all those animals in that location. Okay, so बहुत सारे ऐसे functions है जो zoological parks fulfill करते हैं. Fine. So that is a one of the good option that to keep
different wild animals in a single location in the form of the zoological parks. Okay. Yes, ये बहुत important है, ये किसी भी रिसर्चर के लिए important हो जाता है. You can observe here की, तो की एक बायोलॉजिकल स्टडी के लिए टैक्सोनॉमिकल एड है, फाइन, बट इट इज अ साइंटिफिक, टोटली साइंटिफिक अप्रोच. ओके, इट इज एन एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, ओके, टू एनालाइज समथिंग. ओके, एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स based on their similarities and dissimilarities. Okay, it is an analytical method of identification of organisms based on similarities and their dissimilarities. Fine. दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. यहाँ पे एक ऑलरेडी आपको की का कंसेप्ट दिया गया है, लेकिन हम और हिसाब से भी उसको स्टडी करेंगे. इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स generally in a pair called couplets. Okay, तो की हम जो फॉर्मुलेट करते हैं, it is based on contrasting characters. Okay, और जब contrasting character की बात आती है तो आंसर यस या नो में होता है, या प्रेजेंट या एब्सेंट में होता है. ओके, contrasting characters. तो जिस क्वेश्चन के दो आंसर है, it is the form of a couplet. Okay, मतलब एक क्वेश्चन है, उसका आंसर यस या नो, that is a couplet. Okay, each couplet has two opposite options, obviously present or absent, yes or no. ये क्या है? Opposite options. Of this only relevant option is accepted and the other is rejected. और इसके थ्रू हम क्या करते हैं? एक relevant option को accept कर लेते हैं और उसका जो opposite जो है उसको हम reject कर देते हैं. Fine. और उससे हमें एक आगे के स्टेप का आइडिया भी मिलता है. ये यस या नो या प्रेजेंट एब्सेंट, ये जो आंसर मिलते हैं उसके थ्रू हमें आगे के स्टेप के लिए एक आइडिया भी मिलता है कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है. ओके, एंड दैट्स व्हाई ईच स्टेटमेंट इन द की इज नोन एज लीड. ईच स्टेटमेंट इन द की इज नोन एज लीड. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिख रहा है वो तो सही है, लेकिन उसको बाद में देखते हैं. सपोज आप में से किसी ने एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है. सी, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑर्गेनिज्म, आई एम नॉट सेइंग इट इज एनिमल और प्लांट. आपने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है. नाउ हाउ विल यू से दैट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, आपको नेकेड आई से दिख रहा है, अच्छे से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट है या एनिमल है? ओके, सो ऑब्वियसली आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे, वेदर इट बियर्स क्लोरोफिल और नॉट. पता कैसे चलेगा क्लोरोफिल है या नहीं है? तो क्या उसका ये जो बॉडी पार्ट्स में ग्रीन है? ओके, यस और नो. क्या उसके लीव्स हैं या लीफ के अलावा भी कुछ ग्रीन पार्ट है? ओके, ऐसा आप क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, अगर आपको आंसर मिला यस तो ऑब्वियसली इट इज प्लांट. अगर आपको आंसर मिला नो तो ऑब्वियसली इट इज एनिमल. अगर आपने आंसर ढूंढ लिया कि ये एनिमल है, यू जस्टिफाइड बाय ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो अब एनिमल में भी आप देखेंगे उसको कि ये इसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट है, मतलब स्पाइनल कोड वाला है, स्पाइनल कोड बिना का ऑर्गेनिज्म है. अच्छा, स्पाइनल कोड है तो फिर ये होना चाहिए, आप बोल सकते हो उसको कार्निवोरा होना चाहिए या प्राइमेट होना चाहिए. ऑब्वियसली नाउ ये कार्निवोरी करता है या नहीं करता है, हंटिंग करता है या नहीं करता है? ओके, तो अगर नहीं करता है तो ऑब्वियसली ये प्राइमेट है, अगर यस तो ये कार्निवर है. इन दैट वे आप आगे लीड लेते जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रीच अ सर्टेन पॉइंट. ओके, एंड दैट विल बी योर आंसर कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कि यहाँ पे आपको दिखा है उसका ब्रांचिंग टाइप कैसा है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, आपको एक एनिमल मिला है, ये आपको पता चला कि ये एनिमल है, वहां से पता चला.
चलो, अब उसकी स्किन कैसी, ड्राई है, यस और नो। अगर नहीं है तो ये सालामंडर है, अगर यस तो दूसरा क्वेश्चन आप लीड लेते हैं, क्या उसके हेयर हैं, यस और नो। अगर नो तो फिर वो लिजार्ड है, अगर यस तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, और वो जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, क्या इसके ऑपोजेबल थम्स हैं, यस और नो। अगर नो तो वो टाइगर होना चाहिए, या कोई टाइगर के जो जीनस में जो भी और है वो होना चाहिए। अगर यस है तो आप देखेंगे कि ये बायपेडल है, ओके, यस और नो, फाइन। अगर बायपेडल नहीं है तो फिर ये गोरिल्ला है, और अगर बायपेडल है तो फिर ये ह्यूमन है, ओके। ये उसका आंसर हो सकता है, फाइन। तो ऐसे ही आप लीड लेते जाएंगे, एंड you will be having a particular answer of the organism। मतलब वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फाइन। तो ऐसे ही आप बैक्टीरिया के की के बारे में भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ओके, नॉट ओनली फॉर प्लांट एनिमल, आप स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोकैरियोट्स यू कैन आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे पूरा एक ब्रांचिंग दिखाया गया है अबाउट द बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव सेल्स है, यस और नो। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ओके, तो फिर यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अगर ग्राम पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव है, तो उसमें क्या ये रोड शेप है, यस और नो। अगर नहीं है तो कोकाई हो सकते हैं, या प्लियोमॉर्फिक हो सकते हैं। अगर रोड शेप के हैं बैक्टीरिया तो क्या ये ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं तो फिर ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। अगर यस तो ये लैक्टोज को फर्मेंट करने वाले बैक्टीरिया है। अगर नो तो फिर ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं। अगर यस तो फिर ये क्या साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, उसको यूज कर सकते हैं। अगर नो तो क्या ये गैस प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज को यूज करके। अगर नो तो आपको अंतिम आंसर इसका मिल गया, दैट मीन्स ये शिगेला नाम का बैक्टीरिया हो सकता है। और अगर ग्लूकोज में से गैस प्रोड्यूस कर सकता है तो ये एशेरेशिया नाम का बैक्टीरिया हो सकता है। लेकिन हमारा दूसरा ब्रांच है, क्या ये साइट्रिक एसिड को यूज कर सकता है। अगर यस तो क्या ये H2S गैस प्रोड्यूस करता है। अगर यस तो फिर ये साल्मोनेला है। अगर नो तो क्या ये एसीटोइन प्रोड्यूस करता है। तो उसमें भी हमारे पास दो आंसर है। अगर एसीटोइन प्रोड्यूस नहीं करता है तो ये सेट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है, और अगर यस तो ये एंटेरोबैक्टर बैक्टीरिया है। आप देख सकते हैं कपलेट में बात चल रही है, ओके, यस नो यस नो यस नो। तो की, जैसे ट्रेजर हंट हम खेलते हैं ना, तो ये की एक ट्रेजर हंट ही है। ट्रेजर हंट में हमें लास्ट में ट्रेजर मिलता है, ओके, मतलब खजाना मिलता है पूरा। तो किसी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना भी एक खजाने से कम नहीं है, ओके। तो जैसे वहां पे लीड होते हैं, आपको चिट रखा जाता है कहीं पे भी, और चिट को आप ढूंढ के फिर सर्च करते हैं कि सर नेक्स्ट लीड कहाँ पे रहे, ओके। तो यहाँ पे भी यस नो ये नए चिट है आपके लिए, नए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लीड है, और उसके यस नो आंसर्स हैं, उसके थ्रू अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू रीच योर टारगेटेड ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये की जो है ये एक्चुअली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी जो टेक्सोनोमिकल साइंस में काम करते हैं, ओके, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ फ्लोरा। तो आप देख सकते हैं फ्लोरा में it is the actual account of habitat and distribution of the plant species of a given area। अब फ्लोरा एंड फौना ये दो वर्ड हैं। जब हम फ्लोरा की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती है। नंबर वन, सभी तरह के प्लांट्स फ्लोरा में आ जाते हैं, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसको भी हम फ्लोरा ही कहते हैं, माइक्रोबियल फ्लोरा, ओके। और फौना जो है दैट इज टोटली डीलिंग विथ एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे फ्लोरा की बात है, तो फ्लोरा का मतलब यहाँ पे होगा,
ओके, फ्लोरा का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आप एक पूरा रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं ओके अबाउट इन चीजों का हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज ऑफ अ गिवन एरिया। जैसे सिंपल वर्ड में अगर हम फ्लोरा बनाना चाहते हैं तो आपकी सोसाइटी में जितने भी प्लांट होते हैं उन प्लांट का आप एक हर्बेरियम बनाइए। उस हर्बेरियम के जितने भी डिटेलिंग है उसके फोटोग्राफ लीजिए और सभी प्लांट्स के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दीजिए और उसका प्रिंट आउट निकालिए, अच्छे से उसका कवर बनाइए, तो आप लिख सकते हैं फ्लोरा ऑफ सो एंड सो सोसाइटी। इतना सिंपल है ये। ओके, तो बेनिफिट क्या होगा, बिकॉज फ्लोरा इज इन रिटन फॉर्म, इट इज अ डिटेल्ड अकाउंट। इसमें हर्बेरियम शीट में एक लिमिटेशन आ जाती है, आप लिमिटेड चीजें लिख सकते हैं वहां पे, डिटेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं चीजों को अच्छे से फोटोग्राफ्स के साथ, एक्चुअल फोटोग्राफ्स के साथ अगर आपने एक्सप्लेन किया सभी चीजें, वो प्लांट का कॉमन नेम क्या है, इंग्लिश नेम क्या है, एज वेल एज उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, कौन से डिवीजन का प्लांट है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू राइट। ओके, एंड देन यू आर प्रिंटिंग अ बुक, पब्लिशिंग अ बुक, तो पता चल जाएगा कि आपके सोसाइटी का फ्लोरा क्या है। सो ये एक छोटा सा स्टडी हो सकता है, लेकिन फ्लोरा कितने बड़े हो सकते हैं, यू कैन सी फ्लोरा ऑफ पान हिमालय, पान हिमालयन रीजन, पूरा हिमालयन रीजन जो है उसकी फ्लोरा। ओके, ऐसे यू कैन सी ओवर हियर फंगस फ्लोरा ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। ट्रॉपिकल अफ्रीका में जितने भी फंगस होते हैं उन सभी का ये फ्लोरा है। मैंने बोला ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी हम फ्लोरा वर्ड यूज करते हैं, तो फंजा इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे हम फ्लोरा वर्ड यूज करने वाले हैं। फाइन, ओके, तो ये प्लांट्स के लिए ही है फ्लोरा। देन मैन्युअल्स। ओके, तो मैन्युअल्स का मतलब क्या होता है, यू कैन सी ओवर हियर, सी मैन्युअल्स, फ्लोरा और आगे कुछ और भी आने वाले हैं, ये सभी रिटन डॉक्यूमेंट्स है, रिटन डॉक्यूमेंट्स। ओके, बुक्स हैं, वॉल्यूम्स है उसके, बट सभी में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन वाइज वेरिएशन है, दैट्स वाई सभी के नाम टाइटल अलग है, एक को आप फ्लोरा कहते हैं, एक को आप मैन्युअल कहते हैं, राइट। सो मैन्युअल्स आर the record that contains information for identification of names and species found in an area। मैन्युअल में क्या रहेगा, इट इज जस्ट कीपिंग अ record। ओके, उसमें क्या है इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ स्पीसीज, पूरा डिटेलिंग वहां पे नहीं है। ओके, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैन्युअल में आपको मिलेगा। जैसे आपको एक प्लांट मिला, ये कौन सा प्लांट है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू मैच इट विद द रेफरेंस, ऐसे ही तो आप एज सच नाम देने वाले नहीं है। ओके, वी कैन नॉट गिव any general name to any of the plant, okay, any of the organism, whether it is plant or animal। तो यहाँ पे कोई भी प्लांट को या किसी और ऑर्गेनिज्म को अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है उसका, तो ऑब्वियसली यू हैव टू लुक इन द रेफरेंसेस। तो यहाँ पे मैन्युअल ऑफ द हार्मफुल मराइन माइक्रो आल्गी, ये एक मैन्युअल है। ओके, मराइन मतलब मराइन में होने वाले, सी वाटर में होने वाली जो माइक्रो आल्गी है, स्मॉल साइज आल्गी जिसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी, लेकिन कौन सी, हार्मफुल, जो डेंजरस है, ऐसी हार्मफुल मराइन माइक्रो आल्गी का मैन्युअल। ओके, मतलब उसमें आप उसके आइडेंटिफिकेशन के क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं। यू कैन ऑब्जर्व, अच्छा इनका मॉर्फोलॉजी ऐसा है, ऐसे रिप्रोडक्शन करता है, ओके, ऐसे गैमेट्स उसमें होते हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लुक एट, राइट। एंड देन आपको जो मिला है स्पेसिमेन, आप उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कर सकते हैं। फाइन, देन मोनोग्राफ्स। So these are the records that contain information on any one taxon। Okay, तो मोनोग्राफ में क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा फ्लोरा एंड मैन्युअल, उसमें एरिया के ऊपर फोकस ज्यादा है कि कौन से एरिया की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बताया है कि आप पर्टिकुलरली किस पर्टिकुलर टैक्सन की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे फ्लोरा ऑफ पान हिमालय,
ओके, फ्लोरा ऑफ पान हिमालय का मतलब क्या है? वहां पे जितने भी प्लांट्स हो रहे हैं उनके बारे में बात, मतलब पूरा का पूरा प्लांट किंगडम आ गया। मराइन माइक्रो algae, ओके, फंजाई, सभी फंजाई, पूरे के पूरे किंगडम की हम बात कर रहे हैं, राइट। सीवीड्स, ओके, तो इसको आप मोनोग्राफ बोल सकते हैं। क्यों? तो मोनोग्राफ में इंपॉर्टेंस किसके ऊपर दिया गया है? तो मोनोग्राफ में इंपॉर्टेंस दिया गया है टेक्सन पे। यू कैन सी ओवर हियर, टेक्सन मतलब क्लासिफिकेशन की कैटेगरी, उसके ऊपर फोकस ज्यादा है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग इम्पोर्टेंट। जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया, यू हैव स्टडीड ईच एंड एवरी प्लांट ऑफ योर सोसाइटी, ईच एंड एवरी प्लांट, लेकिन उसके अंदर हम थोड़ा एक ऐड करते हैं, डाइकोटिलीडोन प्लांट्स प्रेजेंट इन योर सोसाइटी। तो ये डाइकोटिलीडोन एक टेक्सन आपने मेंशन कर दिया है, डिवीजन आपने एक मेंशन कर दिया है, सो दैट इज फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर डिवीजन टेक्सन, ओके, दैट्स व्हाई। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं, सोलेनेसी फैमिली के प्लांट इन माय सोसाइटी, ओके, द प्लांट्स रिप्रेजेंटिंग सोलेनेसी फैमिली इन माय सोसाइटी, इन माय एरिया। तो आपने फैमिली उसके ऊपर फोकस किया है, तो टेक्सन इंपॉर्टेंट हो रहा है, एरिया फिर बाद में सेकंड ऑप्शन पे रहता है, राइट। सो जनरली मोनोग्राफ्स आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनी वन टेक्सन, ओके, एक लेवल की हम बात करने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज कैटलॉग, फाइन। तो इट इज द अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ अ स्पीसीज, कैटलॉग। तो ये हमें पता है कैटलॉग का क्या मीनिंग होता है, कि अगर हम मार्केट में कुछ चीज लेने जाते हैं, सपोज वी आर गोइंग टू परचेज अ इलेक्ट्रॉनिक गुड, तो वहां पे हम शॉपकीपर को बोलते हैं कि जस्ट प्रोवाइड अस द लिस्ट, हम रेंज देखते हैं उसमें पूरा। ऐसे जब हम होटल में जाते हैं तो वहां पे भी हम पूरा मेनू पढ़ते हैं, राइट। तो वहां पे लेकिन कैटलॉग में ये है कि इट शुड बी मेंशन इनटू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी स्पीसीज के बारे में मेंशन किया गया होता है, लेकिन कहाँ की? पूरे वर्ल्ड की, पूरे कंट्री की? नो, इट डिपेंड्स ऑन द रीजन, ओके, एज वेल एज इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी, दैट इज द टेक्सन, ओके। तो कैटलॉग आप किसी भी हिसाब से बना सकते हैं, राइट। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इंडिया में होने वाले सोलेनेसी फैमिली के प्लांट, ऑब्वियसली वहां पे वन बाय वन सभी के जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम रहने वाला है, उस हिसाब से यू आर गोइंग टू स्टडी, राइट। सो कैटलॉग से आपको ये बेनिफिट होता है, फाइन। तो ये जो है पूरा आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे एंड अप हो रहा है, फाइन। ऑलमोस्ट we have focused in detail with each and every portion of the chapter, starting with the information regarding classifications and all that, characteristics of the organism, characteristics to be considered as living entity. Second, classification के बारे में आपने देखा, okay, that is up to binomial nomenclature. Then in last lecture we have gone through the taxon, okay, hierarchy of the classification. Or at the end of the chapter we have studied, means today we have studied about different taxonomical aids, मतलब ऐसे provisions जो हमें classification में help करते हैं, fine। तो यहाँ पे हमारा ये chapter end up हो रहा है, fine। I hope you have gone through it very well, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। If you have any query regarding this particular chapter, okay, you can post any query, question, okay. One more thing I would like to say over here, chapter is getting over, okay. Wherever I thought that this particular portion or this particular statement or topic is very much important with respect to NEET, because obviously we are going to focus on NEET, okay, I've said that. Then also we will conclude the chapter with a special lecture only focusing on the NEET part of this chapter। मतलब इस chapter में से NEET के related question कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से topic NEET के related इस chapter में है,
मतलब जिसका वेटेज वहां पे हो सकता है, टारगेट में हो सकते हैं ये टॉपिक, ओके, उसके बारे में हम बाद में उस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। सो हैव अ नाइस डे। यहाँ पे हम आज का सेशन एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू ऑल।